हेलो बच्चों, फंक्शन में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ तो उसका मतलब ये है कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर मेरे को एक साइकिल का ग्राफ पता लग जाए तो फिर पूरा ग्राफ पता लग गया, क्योंकि उसी साइकिल को उठा के हमने आगे रख दिया, फिर और आगे रख दिया, राइट हैंड साइड पे रखते चले गए, ऐसे ही फिर लेफ्ट हैंड साइड पे रखते चले गए, तो पूरे फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। मतलब सेम ही ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हो गया, साइन एक्स के ग्राफ को अगर जीरो से लेके पाई वाला जो पार्ट है उसमें एक साइकिल आ जाता है पूरा, उसी साइकिल को हम आगे लगातार रखते हुए चले जाएं और पहले रखते हुए चले जाएं तो पूरा ग्राफ आ जाएगा। अब इसी बात को हम मैथमेटिकली लिखते हैं। अच्छा, जब मैंने बोला कि साइन एक्स के ग्राफ को जो एक साइकिल है जीरो से 2 पाई वाला उसको हम आगे रखते चले जाएं तो 2 पाई बेसिकली उसका पीरियड हो गया। ठीक है, मतलब 2 पाई लेंथ जो है उसके अंदर जो भी ग्राफ है वो बार बार रिपीट करेगा। अब ये जो 2 पाई लेंथ का ग्राफ है वो हमें जीरो से उठाना जरूरी नहीं है, कहीं से भी उठा सकते हैं। कहीं से भी कोई पॉइंट पकड़ा, उसके 2 पाई आगे गए, उतना जो ग्राफ है वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। उसी के अगर हम एडजेसेंट रखते हुए चले जाएं बोथ साइड्स पे, तो अब इसी को लिख लेते हैं। First point, a function fx is said to be periodic function if there exists a non-zero number capital T such that f of x plus t is equals to f of x for all x belonging to domain of the function। तो अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो हमें एक नंबर कैपिटल टी ऐसा मिल जाना चाहिए कि उसको आर्ग्यूमेंट में अगर हमने ऐड किया तो कोई फ़र्क ही ना पड़े, मतलब वापस वही वैल्यू आ जाए। अगर ऐसा कोई भी नंबर हमें कैपिटल टी मिल गया, अच्छा ये फॉर ऑल एक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक्स के लिए सेटिस्फाई हो जाए फिर आगे सेटिस्फाई ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे साइन एक्स के केस में ये जो कैपिटल टी नंबर है ये 2 पाई भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो 2 पाई जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन का पीरियड। अब साइन के केस में क्या है, अगर मैं 2 पाई ऐड करूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं 4 पाई ऐड करूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन 4 पाई प्लस थीटा विल ऑल्सो भी साइन थीटा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, चाहे कुछ भी थीटा रखो, साइन 4 पाई प्लस थीटा विल बी साइन थीटा। तो 4 पाई भी पीरियड हो गया, 6 पाई भी पीरियड हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनमें से सबसे छोटा पॉसिबल नंबर क्या है जिसको ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े, तो वो 2 पाई है। ये ठीक है, पाई नहीं है, क्योंकि अगर मैं पाई प्लस थीटा करूंगा तो साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस एक्स्ट्रा आ गया। तो इसलिए जो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर है जिसको ऐड करने पे, आर्ग्यूमेंट में ऐड करने पे, फंक्शन की वैल्यू में ऐड नहीं किया है, एफ एक्स में पूरा टी ऐड नहीं किया है, एक्स में टी ऐड किया है। तो एक्स में हमने अगर टी ऐड किया और वापस वैल्यू वही आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, टी का कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो भी होगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, पीरियड तो कोई भी नंबर हो गया, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सभी पीरियड हो गया, बट 2 पाई जो है वो फंडामेंटल पीरियड है। और वो फंडामेंटल पीरियड क्यों है, बिकॉज दैट इज द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैपिटल टी जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये ठीक है। अच्छा, इसमें ये और लिख सकते हैं
टी का मॉड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अच्छा, ऐसा रिलेशन आ गया, दिस इंप्लाइज sin x इज पीरियोडिक एंड 4 पाई इज पीरियड। फोर पाई इज पीरियड। ऐसे ही अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई भी इंटीजर जोड़ दें 7, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने प्रॉपर्टी से पढ़ रखा है। दिस इंप्लाइज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, कितना जोड़ा था हमने, 7। ये हो गया, ठीक है। अब नोट 1, द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैपिटल T satisfying इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू अगर कोई है तो इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, मतलब फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चे ये सोचेंगे पहले तो हमें बोला था कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, तो यहाँ 4 पाई कैसे लिख दिया। पहले हम बेसिकली जब हम पीरियड बोले थे ग्राफ बनाते समय, इसी चैप्टर में जब हमने ग्राफ बनाए थे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स के, तो वहाँ पे हम बोला था कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है। तो वहाँ बेसिकली पीरियड से मतलब क्या था कि हम फंडामेंटल पीरियड बोले थे बाई डिफ़ॉल्ट। और आम बोलचाल की लैंग्वेज में ये, ठीक है, नॉर्मली जब भी हम पीरियड बोलते हैं तो फंडामेंटल पीरियड ही बोलते हैं। बट मैथमेटिकली अगर कोई मेरे से ये पूछे कि साइन एक्स का पीरियड 20 पाई है, तो मेरे को हाँ बोलना पड़ेगा कि वो भी सही है। तो जो फंडामेंटल पीरियड है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो साइन एक्स के केस में वो 2 पाई हो गया। फिर उसका कोई भी मल्टीपल, जैसे 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो, उसको हम पीरियड बोल सकते हैं। तो 2 पाई के मल्टीपल्स क्या आएंगे? 2 पाई का मल्टीपल 3 पाई नहीं आएगा, ये तो समझ में आता है। 2 पाई को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे जो चीज़ मिलती है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। 2 पाई को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3/2 से, तो वो तो नहीं बोला जाएगा, क्या बोलते हैं, वो तो पीरियड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि 3/2 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, हाँ, पाई है नहीं, 3 पाई है नहीं, और 2 पाई का कोई मल्टीपल ले लो, 4 पाई, 6 पाई, 20 पाई, 100 पाई, 5000 पाई, ये सब साइन एक्स के मल्टीपल है। ऐसे ही जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ग्राफ से भी देख सकते हैं, जो सबसे छोटा लेंथ जो बार बार रिपीट कर रहा था फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में, वो लेंथ 1 था। या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में हम क्या जोड़ें, सबसे छोटा नंबर, ये ठीक है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा का मतलब ये नहीं कि -5000 जोड़ दें, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर अगर मैं 1 जोड़ूं तो 1 इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको जोड़ने पे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आएगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड 1 हो गया, और 1 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 2, 3, 50, ये ठीक है, 67, ऑल विल बी कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैपिटल T satisfying this equation is called fundamental period of fx, ये ठीक है, and any integral
मल्टीपल ऑफ fundamental period is called period of function, is called period of function. ठीक है, नोट 2, fundamental period is the least possible length on graph of the function ये ठीक है, which will be repeating, which will be repeating। क्या मतलब इसका? तो जैसे अगर हमने sin x का ग्राफ लिया ऐसे करके, तो ये जो लेंथ है ये हो गया 2 पाई, दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो है 4 पाई। इसके अंदर 2 साइकिल आ गया। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये लेंथ रिपीट कर रहा है तो इतने ग्राफ को कट करके अगर मैं आगे रखूं तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा, इसको उठा के और आगे रखे तो ये वाला आ जाएगा, इसको उठा के इधर रखे तो ये वाली ब्रांच आ जाएगी, एंड सो ऑन। सही है, तो इससे छोटा लेंथ नहीं है पॉसिबल। ठीक है, मतलब अगर मैं पाई ले लूँ तो इसको उठा के अगर मैं आगे रखूँगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो नीचे चला गया जबकि ऊपर ही आना चाहिए था। तो इसलिए ये तो हो जाएगा फंडामेंटल पीरियड, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, केवल पीरियड। और जैसा मैंने पहले बोला था, पीरियड जैसे हमने बोला फंडामेंटल पीरियड, इसको आगे रखते चले पूरा ग्राफ बन जाए। वो 0 से शुरू करना जरूरी नहीं, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन लिया, ये ठीक है, इसको आगे रख देंगे तो ये बन जाएगा वापस, फिर इसको आगे रखेंगे तो ये बन जाएगा। बस वो इस पॉइंट से चालू होने के बजाय इस पॉइंट से चालू हो गया, तो रिपीट तो ये भी ग्राफ करेगा। तो जो भी फंडामेंटल पीरियड है वो कहीं से भी कट कर लो, मान लिया 2 पाई मैंने यहाँ से कट कर लिया तो यही दोनों तरफ रिपीट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 1। इसमें ये वाली जो लेंथ है ये ठीक है, इसी को हम आगे उठा के रख दें, ये पूरा रिपीट कर रहा है। और ये वाला जो लेंथ है इसके अंदर 2 साइकिल आ गया, 1 साइकिल 2 साइकिल, ये भी रिपीट कर रहा है। तो इसका लेंथ 1 है, इसका लेंथ 2 है। तो 1 भी पीरियड है, 2 भी पीरियड है, बट 1 फंडामेंटल पीरियड है। 2 को केवल पीरियड बोलेंगे, उसको फंडामेंटल पीरियड नहीं बोलेंगे। तो 1 इज़ द लीस्ट पॉसिबल लेंथ जो बार बार रिपीट कर रहा है। और जैसा मैंने बोला कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि हम तो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक लेना चाहते हैं, ये लेंथ 1 है, तो ये भी सही है। इसको आगे उठा के रखोगे तो इसका रिपीटिशन तो ये हो गया और इसका रिपीटिशन यहाँ आ जाएगा, तो ये भी रिपीट कर रहा है इतना लेंथ। कहीं से भी 1 कट कर सकते हैं, वो चीज़ रिपीट करने लगेगा। चलो
ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1, दिस इज एग्जाम्पल 2। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3। मान लिया हमने लिया y इज इक्वस टू के विच इज़ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये x एक्सिस y एक्सिस, मान लिया यहाँ पे ये लाइन आ गया y बराबर के, ये वाला पॉइंट हो गया 0, के। इस वाले केस में अगर मान लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ कट किया इतना, और मैं बोलूँ ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो सही बात है। अगर मान लिया ये लेंथ 1 है, इसको मैं आगे उठा के रख दूँ तो ये रिपीट कर रहा है लगातार। इस लेंथ को अगर मैं और आधा कर दूँ, फिर मैं बोलूँ ये रिपीट कर रहा है, ये बात भी सही है, ठीक है, और आधा कर दें, वो बात भी सही है। तो कितना भी छोटा करते ही चले जाओ, ठीक है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर के। एफ एक्स बराबर के का मतलब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स कुछ भी रखो, वाई का वैल्यू हमेशा के आएगा। तो मान लें एक्स के वैल्यू मैंने 1 रखा तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, के होगा। एक्स के वैल्यू मैंने 2 रखा तो एफ ऑफ 2 कितना होगा, वो भी के होगा। एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2.5 के ही आएगा। हर जगह वाई की वैल्यू के है, चाहे एक्स कुछ भी उठाओ। जैसे एक्स मैंने मान लें ये उठाया तो वाई का वैल्यू के ही आएगा, फिर एक्स कुछ और उठाया तो भी वाई का वैल्यू यही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस, ये ठीक है, एनीथिंग बराबर एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो यहाँ पे जो एनीथिंग टी लिखा है, मतलब जो एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स होता है, उसमें टी की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है, मतलब ऐसा कोई सबसे छोटा लेंथ नहीं है। देखो 0 लेंथ बोल नहीं सकते, और मैं बोलूँ 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 से जस्ट बड़ा कोई भी नंबर नहीं होता। मतलब किसी भी नंबर को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये नंबर है जो 0 से जस्ट बड़ा है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या कि ये फंक्शन पीरियोडिक तो है। क्योंकि पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि हमें इस तरह का एक स्टेटमेंट मिल गया, अगर मेरे को इक्वेशन 1 ये सेटिस्फाई करने वाला कोई भी इक्वेशन मिल जाए तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है। यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए तो ये श्योर हो गया कि फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हमारा एग्जांपल है, अगर मैंने लिखा ना, मान लिया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बराबर एफ एक्स, तो ये सही है। तो ऐसा स्टेटमेंट एक मिल गया फॉर ऑल एक्स, ये ठीक है, ये सही है फॉर ऑल एक्स, चाहे इसमें एक्स कुछ भी रखो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो के ही आएगी। अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो ब्रैकेट के अंदर, अगर बाहर एफ लिखा है तो वो वाई की वैल्यू के ही आएगी। तो ये भी के है और ये भी के है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन पीरियोडिक तो है, बट इसका फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी इज एफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ये भी सही है, एंड फॉर ऑल टी ये भी सही है। तो दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज पीरियोडिक but fundamental period is not defined. Fundamental period is not defined. फंक्शन पीरियोडिक तो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नोट 2। नोट 3, एनी इक्वेशन ऑफ टाइप 1 दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन will
इम्प्लाई दैट, क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट मिल गया तो उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि एफ एक्स पीरियोडिक है। तो अगर कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में तो वैसे आएगा नहीं, बट फिर भी थियोरेटिकली अगर कोई ये बोलेंगे ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये प्रूव करो, तो मेरे को इसी टाइप का एक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि देखो एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स जैसी चीज़ आ रही है, इसलिए पीरियोडिक है। पहला चीज़ तो हो गया एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा हो गया कैपिटल टी या मॉड ऑफ कैपिटल टी इज इट्स पीरियड। ये ठीक है, अब ये फंडामेंटल पीरियड होना जरूरी नहीं है। जो फंडामेंटल पीरियड होगा, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 बराबर एफ एक्स मेरे को पता लग गया, ये ठीक है, तो उससे ये पता लग गया कि फंक्शन पीरियोडिक तो है। 4 इसका पीरियड भी है, ये भी पता लग गया, बट 4 फंडामेंटल पीरियड है ये नहीं बोल सकते। हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 आ जाए, 4 के एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी एफ एक्स के बराबर हो जाए, तो फिर फंडामेंटल पीरियड नीचे 2 हो सकता है। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर आ गया तो मॉड टी पीरियड है, ये हमें पता है, पक्की बात है, बट ये फंडामेंटल पीरियड है ये ज़रूरी नहीं है। बट अगेन फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो कैपिटल टी से बड़ा नहीं हो सकता, ये ठीक है, क्योंकि अभी हमने बोला कि फंडामेंटल पीरियड सबसे छोटी वाली चीज़ होती है और उसके सारे मल्टीपल जो हैं वो पीरियड होते हैं। तो अगर ये पीरियड है तो ये भी फंडामेंटल पीरियड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है फंडामेंटल पीरियड इससे छोटा हो और ये उसका कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो कैपिटल टी फंडामेंटल पीरियड होगा ये तो नहीं बोल सकते, बट हम इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो इससे छोटा या बराबर ही होगा, इसके बड़ा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ऑब्जर्वेशन क्या है, मॉड टी नीड नॉट टू बी, ये ठीक है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स, बट फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड टी। इससे बड़ा नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो अगर हमें कोई इस तरह की इक्वेशन मिल जाए एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, तो उससे हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं ये बताया जा रहा है। पहला चीज़ तो हो गया कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, वेल एंड गुड। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि जो कैपिटल टी है उसका जो मॉड है वो फंडामेंटल पीरियड हो गया, बहुत अच्छी बात। तीसरा चीज़ क्या है कि जो कैपिटल टी है वो फंडामेंटल पीरियड हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट फंडामेंटल पीरियड अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो वही होगा या उससे छोटा होगा, इतना बोला हमने। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स लिखा है फॉर ऑल एक्स, मतलब इसने बोला एक्स कुछ भी रखो इसमें, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इसी में हम एक्स की जगह एक्स प्लस टी रख दें, क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी। इस एक्स की जगह एक्स प्लस टी रखा तो एक्स प्लस टी हो गया बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो गया। तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2t एफ एक्स के बराबर है। सही है, वो कैसे बराबर है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस टी है इसकी जगह एफ एक्स लिख दिया तो ये आ गया। मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं, जो एफ एक्स पे वैल्यू है वही टी डिस्टेंस आगे जाके वैल्यू, चाहे एक्स कुछ भी रखो। हम टी डिस्टेंस आगे पहुंच गए तो वहाँ जो वैल्यू होगी उसके टी डिस्टेंस आगे भी वही वैल्यू होगी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2t पे भी वही वैल्यू होगी। और अब ये बस चेंज चल जाएगी, यहाँ पे अगर मैं फिर x की जगह x प्लस टी रखूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3t विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू एफ एक्स, सेम लॉजिक। सही है, तो इन जनरल यहाँ से क्या रिजल्ट आया, एफ ऑफ एक्स प्लस n टाइम्स टी विल बी एफ एक्स। ठीक है,
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड एन इज एनी इंटीजर, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं। अगर मैं बोलूँ कि टी आगे जाके वैल्यू सेम है तो टी पहले भी वैल्यू सेम होगी, ये श्योर बात है। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स जैसी चीज़ आ गई तो वहाँ से इतने सारी चीज़ें निकल आई कि एक ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, टी मॉड टी जो है वो फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट फंडामेंटल पीरियड उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस कोई भी मल्टीपल ऑफ टी बराबर ही होगा। आर्ग्यूमेंट में हम कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, लेट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। सही है। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। सोल्यूशन, मतलब हमें तो ये चाहिए, किस तरह का स्टेटमेंट चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, दोनों तरफ दो एफ लिखे हों और टी तो एक फिक्स्ड नंबर होगा, फॉर ऑल एक्स होना चाहिए, तो एक आर्ग्यूमेंट कुछ एक्स जैसा लिखा होना चाहिए प्लस एक तरफ आर्ग्यूमेंट में कुछ एडिट होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है फंडामेंटल फंक्शन को पीरियोडिक प्रूव करने के लिए। तो अब इसमें क्या है, गड़बड़ क्या है, तीन तीन एफ लिखे हुए हैं, ठीक है। तीन एफ तो नीचे, मेरे को एक एफ हटाना है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन में इसके अलावा एफ के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है कि कौन सा फंक्शन है वो, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते एफ एक्स ये है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें जनरल, मतलब प्रूव करने का मतलब क्या है कि एफ एक्स कुछ भी हो, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पीरियोडिक होगा, मेरे को ये प्रूव करना है। तो हम एफ एक्स कुछ मान नहीं सकते, वरना प्रूफ मैथमेटिकली बेकार हो गया, कोई कुछ माना नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एफ के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है, तो फिर हमें भी इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा, जो भी निकलेगा वो इसी इक्वेशन से निकलेगा। तो अब हम इसी इक्वेशन से शुरू करते हैं। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अच्छा, ये फॉर ऑल एक्स लिखा है तो इसमें एक्स की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह एक्स प्लस 3 लिख दिया। अब ये हमारे दिमाग में कहाँ से आया कि एक्स की जगह एक्स प्लस 3 रखना है। अच्छा, पहली बार तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, एक्स की एक्स प्लस 3 कैसे रख दिया। वो बोलेगा कि एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, फिर 3 बराबर 0 हो गया। ये बात गलत है। एक्स की जगह एक्स प्लस 3 रखने का मतलब क्या है कि एक्स तो कोई भी वेरिएबल है, तुम ऐसे करो एक्स की जगह वाई प्लस 3 रख लो, तो पहले सब कुछ वाई के टर्म्स में आ जाएगा। फिर अगर ये रिलेशन एक्स के लिए होल्ड कर रहा है, वेरिएबल एक्स के लिए होल्ड कर रहा है, तो एक्स को अगर मैं टी से रिप्लेस कर दूं, कोई नया वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, तो भी ये होल्ड करेगा ऑफ कोर्स। तो कुछ चीज़ें नई पलट थोड़ा गई। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, तो तुम दो स्टेप में करो। पहले एक्स की जगह वाई प्लस 3 रखो, फिर एक वाई में इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे, अगर ये वाई में सेटिस्फाई हो रहा है तो ये जेड में भी सेटिस्फाई होगा, सेम इक्वेशन। वाई की जगह जेड रख दें तो भी चलेगा, टी रख दें तो भी चलेगा, एक्स रख दें तो भी चलेगा। एक्स तो जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, तो इसलिए इस तरह के सब्स्टिट्यूशन वैलिड है। अब बात आती है कि एक्स प्लस 3 ही क्यों रखा और कुछ क्यों नहीं रखा। तो उसका आंसर है, एक बार तो रख के देख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम इधर उधर भटकते रहोगे। दूसरा, हमने क्या बोला कि ये रखने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बिकॉज ये जो 3 एफ है इनको हटा के आई वॉन्ट कि 2 एफ आ जाए। मेरे को इस तरह की स्टेटमेंट चाहिए, इस तरह की। तो इसमें से मेरे को एक एफ को हटाना है, तो आई विल पुट समथिंग, देन आई विल गेट ए न्यू इक्वेशन। उस नए इक्वेशन और ओल्ड इक्वेशन
मतलब दिस इटसेल्फ को मैनिपुलेट करके आई विल ट्राई टू गेट वन न्यू इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में अगर इंटरेक्ट करना है, अगर इसमें मैनिपुलेट करना है, तो दोनों में कुछ टर्म सेम जैसे होनी चाहिए। सही है। अगर मान लिया मैं x की जगह x+3 रखने से क्या हो गया, ये वाला जो टर्म है वो बन गया f(x+3) और ये भी f(x+3) है, तो कुछ चीज़ें एक जैसी लग रही हैं। प्लस f(x+9) x की, मतलब x को अगर मैं 3 से बढ़ाने तो सारे आर्ग्यूमेंट 3 3 3 बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा x+6। तो अब दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टर्म इसमें सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। ठीक है। अगर मान लिया मैं x की जगह x+2 रखूं, तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट आएंगे x+3, x+9, x+6, ये जो नए आर्ग्यूमेंट आएंगे वो टोटली डिफरेंट आएंगे। अब अगर मैं इसको ऊपर वाले इक्वेशन के साथ इन दोनों को अगर हम मैनिपुलेट करें तो और 6f आ जाएंगे। मतलब हमारा एम तो था f को कम करना, नंबर ऑफ f को कम करना, 3 से 2 पे लेके आना, यहाँ तो और 6 हो जाएंगे। तो ये सब सोच के रखा। तो इसको हम हिट एंड ट्रायल भी बोल सकते हैं और लॉजिकल भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे x+3 था तो x की जगह x+3 रख के देखा। सॉरी, अगर मैं बोलूँ x की जगह x-3 काम करेगा तो हाँ, x की जगह x-3 भी काम कर जाएगा। x+6 काम करेगा, मतलब वो पूछने की बजाय क्या है, तुम इतना पूछो कि ये काम करेगा वो काम करेगा, रख के देख लो, पता लग जाएगा। दो तुम्हें फीलिंग भी आएगी कि क्या चल रहा है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 टर्म आ गए, f(x), f(x+6), फिर f(x+3) प्लस f(x+9), 4 टर्म लेफ्ट पे आ गए और 2 टर्म राइट पे आ गए, f(x+3) प्लस f(x+6). ठीक है। नाउ यू कैन सी ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, f(x) प्लस f(x+9) बराबर 0। ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f(x) बराबर माइनस f(x+9). हमारा एम क्या था, इस तरह का इक्वेशन लाना कि f(x+t) बराबर f(x) हो जाए। मतलब आर्ग्यूमेंट में अगर हम t जोड़ें तो f पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये लगभग काम तो हो गया, उसी तरह की चीज़ आ गई, बट दिक्कत कौन देगा, ये माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसने मतलब इसको अगर हम लैंग्वेज की टर्म्स में बोलें, f(x) बराबर माइनस f(x+9), इसका मतलब ये कि आर्ग्यूमेंट में x में अगर मैंने 9 का इंक्रीज़ किया तो वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू का नेगेटिव हो गया। सही है। ओरिजिनल वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो वही आई, बस वैल्यू नेगेटिव हो गया। तो अगर मैं 9 का इंक्रीज़ और कर दूं तो एक नेगेटिव और आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं, और दूसरा हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे पास अभी क्या आया, f(x) बराबर माइनस f(x+9). ठीक है। हमने क्या किया, इसमें x की जगह x+9 रख दिया, तो f(x+9) बराबर माइनस f(x+18) हो गया। ये हो गया। अब हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको यहाँ रख दिया। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ f(x+9), या इसको ऐसे बोलते हैं कि f(x+9) को एलिमिनेट कर दिया तो आ जाएगा f(x) बराबर माइनस, और f(x+9) की जगह यहाँ से उठा के ये रखा माइनस तो दिस इज f(x) बराबर f(x+18). ठीक है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट मिल गया, f(x) बराबर f(x+t), तो दिस इम्प्लाइज f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन। और 18 उसका पीरियड हो गया। अब वो जो 18 है वो फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नोट 4, fundamental period of some
बेसिक फंक्शंस, वो क्या आ जाएगा कि sin x, cos x, sec x एंड cosec x, इन सब के लिए फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 पाई, tan x एंड cot x, इसके लिए पीरियड कितना है पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके लिए पीरियड कितना है 1, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट इनडिटर्मिनेंट या नॉट डिफाइंड, पीरियड इज नॉट डिफाइंड बट पीरियोडिक है। अब बाकी इन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे और भी पीरियोडिक फंक्शंस बन सकते हैं, तो उनका पीरियड कैसे निकालेंगे अब उसी पे डिस्कशन करेंगे। सेकंड, इफ f(x) इज पीरियोडिक विद, अच्छा उससे पहले और एक चीज पढ़ लेते हैं, नोट 5.1 LCM of two numbers। तो 5.1 में क्या है, LCM of a, b will be multiple of both a and b। मल्टीपल का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोथ ए एंड बी, ये वैसे पता होगा बट कुछ कुछ गड़बड़ करोगे, इसीलिए अभी पढ़ाया जा रहा है कि अगर मैंने बोला 2 और 3 का एलसीएम क्या है तो आंसर क्या आएगा 6, और 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं या 3 से डिवाइड करूं तो इंटीजर ही आएगा। तो अगर कोई भी दो नंबर है ए और बी और मैंने बोला कि इन दोनों का एलसीएम सी है, तो सी को हम ए से डिवाइड करें, सी को बी से डिवाइड करें, इंटीजर ही आना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं आ रहा है तो वो एलसीएम नहीं हो सकता, ये श्योर बात है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया एलसीएम ऑफ ए एंड बी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। फिर दूसरा 5.2 एलसीएम ऑफ 2 LCM of rational and irrational number does not exist। एक रैशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि एलसीएम ऑफ 1 एंड √2 क्या होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट, मैं तुमसे पूछूंगा बताओ फिर आंसर क्या होना चाहिए। तो कुछ बच्चे बोलेंगे √2 होना चाहिए, तो अब हमने क्या बोलेंगे कि रूल 1 के हिसाब से जो भी तुम्हारा आंसर है उनको दोनों नंबर से डिवाइड करके इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 और √2 का एलसीएम √2 है तो √2 को 1 से डिवाइड करो, कितना आया √2, क्या वो इंटीजर है, आंसर इज नो, तो नहीं होगा। बस एलसीएम कोई भी नंबर सोचो आएगा ही नहीं। ऐसे ही एलसीएम ऑफ, मान लिया हमने बोला 2 एंड पाई, तो वो भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक रैशनल है एक इरेशनल है। ठीक है, अच्छा अगर दोनों ही इरेशनल हैं, मान लिया हमने बोला √2 एंड √3, तो उनमें अगर इरेशनैलिटी का पार्ट अलग है
तो भी नहीं आएगा। तो √2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा? नहीं आएगा। कुछ बच्चे √6 बोलेंगे, फिर वही बात, √6 अगर है तो उसको पहले नंबर √2 से डिवाइड करो, इंटीजर आया क्या? आंसर इज नहीं, तो बस √6 आंसर नहीं है। हाँ, तो अगर मान लिया एलसीएम हमने लिया 2 का और √8 का, या √2 का और √8 का, तो देखने में तो ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं, बट इसमें क्या है, इर्रेशनैलिटी किसकी वजह से आ रही है? √2 की वजह से आ रही है। वो दोनों में सेम है, तो √2 और 2√2 का एलसीएम 2√2 आ जाएगा। 2√2 को दोनों से डिवाइड करके देख लो, इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये चल जाएगा। तो ऐसे ही अगर मान लिया मैंने बोला कि एलसीएम ऑफ √2 एंड 1/√2, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ, इसको तो लिख दिया हमने 2/√2 और इसको लिख लिया 1/√2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2/√2। अब 2/√2 को इससे डिवाइड करो चाहे इससे डिवाइड करो, इंटीजर ही आएगा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? √2। √2 को दोनों नंबरों से डिवाइड करो, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लिया मैंने लिखा एलसीएम ऑफ पाई एंड 2π, तो दोनों ही इर्रेशनल है, बट आंसर कितना आ जाएगा? 2π। अगर मैंने बोला एलसीएम ऑफ पाई एंड π², फिर गड़बड़ हो गया। दोनों में पाई तो चलो हमने एक तरफ कॉमन कर दिया, उसके बाद क्या बचा? 1 एंड π बचा, तो उसका एलसीएम तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 5.3 एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। अगर दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, फ्रैक्शंस बराबर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बोला कि LCM ऑफ 2/3 एंड 4/5 क्या होगा, तो ऊपर तो हमने एलसीएम ले लिया 2 और 4 का, और नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया 3 और 5 का, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 3 और 5 का HCF 1 होगा, तो आंसर कितना हो गया? 4। अब अगर हम बोलें कि एलसीएम ऑफ 4/3 एंड 2/27, तो ऊपर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4, 2 डिवाइडेड बाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 27। तो 2 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 27 में कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 3, इसलिए ये आ गया, ठीक है। ये 9th-10th वाली चीज़ है। आई होप दिस मच रिवीजन इज सफिशिएंट। अब आगे चलते हैं। इफ fx इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल T, देन या T1 एंड gx is periodic with period capital T2, then फर्स्ट पार्ट। मतलब f है एक फंक्शन और जिसका पीरियड कैपिटल T1 है, उसका मतलब है कि T1 लेंथ के बाद उसका ग्राफ रिपीट होना चालू हो जाएगा, या इसको हम ऐसे बोलते हैं f ऑफ x प्लस T1 f ऑफ x के बराबर ही होगा। आर्ग्यूमेंट में T1 जोड़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये। देन फर्स्ट पार्ट में पीरियड ऑफ,
मान लिया हमने f के आर्ग्यूमेंट में कोई भी एक नंबर k जोड़ दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ग्राफ इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर उधर शिफ्ट होने से वो जो साइकिल का लेंथ है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम पीरियड रहेगा, तो इसका पीरियड भी t1 ही आएगा। या फिर मैं पूरे fx में एक वैल्यू k जोड़ दूं तो उससे क्या होगा, पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा k यूनिट से, तो भी जो पीरियड का लेंथ है वो सेम ही रहेगा। या फिर हम k मल्टीप्लाई कर दें, तो k मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, y एक्सिस की स्केलिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो जैसे y बराबर fx लिखा है, ये k कैसे आएगा, y को y अपॉन k से रिप्लेस करके आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ाया था कि अगर y को ky या से रिप्लेस करें तो y एक्सिस की स्केलिंग चेंज होगी, x एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका भी पीरियड वही रहेगा। ये ठीक है, 1 अपॉन fx लिख दें, f t1 के बाद अपना वैल्यू रिपीट करना चालू कर देगा, तो उसका रेसिप्रोकल भी t1 के बाद रिपीट करना चालू कर देगा। रूट fx लिख दें, ये ठीक है, दीज ऑल फंक्शंस विल also be periodic with period कैपिटल T में, उतना ही पीरियड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, पीरियड ऑफ f ऑफ ax प्लस b, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 विल बी t1 अपॉन मॉड a। देखो f ऑफ x लिखा है, उसमें हमने मान लिया b ऐड किया, x की जगह x प्लस b किया, तो पूरा ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो गया b यूनिट से, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया b यूनिट से, तो जो रिपीटिंग साइकिल है उसकी लेंथ तो वही रहेगी जो पहले से थी। बट अगर हमने x की जगह ax लिख दिया, x की जगह ax लिख दिया, तो फिर x एक्सिस की स्केलिंग चेंज हो जाएगी। और वो हम कैसे करते हैं कि सारी वैल्यूज़ को a से डिवाइड कर दिया, ऐसे करते थे ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब मान लिया fx लिखा है और fx को मैंने लिख दिया f ऑफ 3x प्लस 2, तो 2 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस b का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 3x में 3 से क्या होगा कि जो भी x की लेंथ थी उसको अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो 1/3 रह गया। तो साइकिल का लेंथ में भी ऐसे होगा। अब जो साइकिल की लेंथ पहले t1 आ रहा था, t1 में एक साइकिल आ रही थी पूरी, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो t अपॉन मॉड a इसलिए आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ये हो गया, इसको याद रखा। पीरियड ऑफ fx प्लस gx या fx माइनस gx या fx इंटू gx और fx अपॉन gx will be LCM of periods of fx एंड gx, ठीक है। मतलब अगर f और g का सम लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, डिफरेंस लिखा है, डिवीज़न लिखा है, तो उस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना आएगा, वो f और g के पीरियड मतलब t1 और t2 के पीरियड का LCM आएगा इफ़ एग्जिस्ट। अगर LCM एग्जिस्ट करेगा तो LCM आ जाएगा, अगर LCM एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये जैसे जितने भी रूल्स लिखाए जा रहे हैं उसमें, जैसे इस वाले केस में fx प्लस gx का हमने बोला कि जो पीरियड होगा वो fx और gx के पीरियड का LCM होगा। अब fx और gx का मान लिया फंडामेंटल पीरियड जो है वो t1 और t2 है, और LCM मान लिया उसका t3 आ गया, ठीक है। तो fx प्लस gx का जो पीरियड है वो तो श्योर बात है कि t1 और t2 का LCM मतलब t3 ही होगा,
बट वो फंडामेंटल पीरियड होगा ये ज़रूरी नहीं है। जो रूल से हमारा पीरियड निकल के आ रहा है, ठीक है, जैसे T3 आया हमारा LCM के हिसाब से, वो पीरियड है ऑफ कोर्स, तो फंडामेंटल पीरियड उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये फंडामेंटल पीरियड पे लागू नहीं होती है बात, फंडामेंटल पीरियड उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा नहीं होगा ये श्योर बात है। वो तो हमने पहले बोला था कि अगर f(x + t f(x) आ जाए तो t पीरियड होगा, और t पीरियड हो जाए तो फंडामेंटल पीरियड जो है वो t से छोटा या उसी के बराबर होगा। ये हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, पीरियड ऑफ h of f(x) will be t1। ये ठीक है, where hx is some given function। माने h कोई एक अलग फंक्शन दे रखा है और कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा h of f(x), ये प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है, hx into f(x) नहीं लिखा है, ये h के अंदर f(x) लिखा है। तो इसका जो पीरियड होगा वो बेसिकली क्या होगा, जो अंदर वाला फंक्शन f(x) है उसका पीरियड t1 था तो उसी के बराबर होगा। बाहर वाला hx क्या है, वो कुछ भी हो, वो पीरियडिक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा है तो अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा वो पूरे फंक्शन का पीरियड होगा, बाहर वाला चाहे पीरियडिक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल लॉजिक है। t1 अगर मैंने x को बढ़ाते हुए चला गया, मान लिया हम x को बढ़ाते चले जाएं, तो t1 के बाद क्या होगा, f(x) अपनी वैल्यू रिपीट करना चालू कर देगा। पीरियडिक का मतलब तो यही होता है। अब अगर ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा तो पूरा फंक्शन भी वैल्यू रिपीट करके देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और लास्ट क्या हो गया, उल्टा, f of hx will be non-periodic if hx is non-linear and नॉन पीरियोडिक। सही है। पॉइंट नंबर 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। फोर्थ में तो हमने क्या बोला कि जो अंदर वाला फंक्शन है f(x) वो पीरियोडिक है, तो फिर बाहर वाले की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो पूरा फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा और जो अंदर वाले का पीरियड होगा वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा, अगर बाहर वाला पीरियोडिक है तो फिर अंदर वाला अगर पीरियोडिक होता, अगर hx पीरियोडिक होता तो वो तो हमने यहाँ पे कवर कर ही लिया कि जो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक होगा वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो अगर hx पीरियोडिक होता और उसका पीरियड मान लिया t4 होता तो इस पूरे का पीरियड t4 हो जाता। तो वो तो पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुका है। अगर hx लीनियर होता, ax + b टाइप, लीनियर का मतलब ax + b, तो f of ax + b यहाँ पे कवर हो चुका है, वो भी पीरियोडिक होता, वो t1/mod a होता है। उसका मतलब क्या है कि अगर बाहर वाला फंक्शन f पीरियोडिक है और अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो वो ऑलरेडी कवर हो गया, अगर वो लीनियर है तो वो भी ऑलरेडी कवर हो गया। तो इसलिए हमने लिखा है कि नॉन लीनियर और नॉन पीरियोडिक अगर है, मतलब ये ना तो लीनियर है और ना पीरियोडिक है, तो ये पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखाने चलोगे ना कि f of hx will be non periodic if hx is non linear and non periodic, तो बच्चा बोलेगा कि यहाँ नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक बोला है, अगर लीनियर या पीरियोडिक हो जाए तो क्या होगा, तो वही समझा जा रहा है कि वो तो फिर ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसके बारे में तो हम ऊपर ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, इसलिए नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक बोला है। ठीक है, अच्छा, इस रूल के कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। पीरियड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा जेई के अंदर, मतलब मेंस में तो आ सकता है ऑफकोर्स, अब इतने सारे पेपर बनते हैं, बट वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही होगा। मतलब जैसे अभी हमने बोला कि ये सारी बातें तो पीरियड पे लागू होती हैं, फंडामेंटल पीरियड तो इससे छोटा भी हो सकता है,
कब छोटा होगा कब नहीं होगा ये सब तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसका कोई दवा नहीं आता कि हम खा के तुरंत बता दें कि ये फंडामेंटल पीरियड होगा, और डायरेक्टली कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब डायरेक्टली कुछ ऐसा तरीका नहीं कि हम बता दें कि पीरियड इतना हो जाएगा। अगर मान लिया हमने इस रूल से पीरियड निकाला और पाई आ गया, ये सारे रूल लगा लगू के, तो जो आंसर आएगा वो या तो पाई आएगा या पाई से छोटा आएगा। तो ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के फंक्शन, सॉरी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शंस के अंदर अगर पाई से छोटे ऑप्शन हैं तो उनको चेक करके देख लिया। अब हम चेक कैसे करते हैं, x की जगह x प्लस जो भी चेक करना है वो रख दिया। मान लीजिए मेरे को पाई/2 चेक करना है, तो उस पूरे फंक्शन में हमने क्या किया, x की जगह x प्लस पाई/2 रख के देखा। अगर सब कुछ कट पिट के वापस फंक्शन सेम आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि अब पाई/2 सेट हो गया कि या तो वो पीरियड होगा या फंडामेंटल पीरियड उससे भी छोटा होगा। तो इसलिए फिर हम उससे भी छोटा अगर कोई नंबर प्रेजेंट है उसको भी फिर चेक करेंगे। और चेक कैसे करेंगे, वो ऐसे ही चेक करेंगे। तो नोट क्या है, नोट 1, there are some exceptions of last given rule। ठीक है। नोट 2, लास्ट गिवन रूल मतलब वही एफ ऑफ जी एक्स वाला। अगर हमने बोला कि अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो पीरियोडिक भी नहीं है एंड वो क्या बोलते हैं लीनियर भी नहीं है, और बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो पूरा फंक्शन क्या होगा, नॉन लीनियर, सॉरी पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं बट वो रेयरली एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन है या नहीं है वो हमें कहाँ से पता लगेगा, वो हमें ऐसी फील आ जाएगी कि हम x की जगह x प्लस टी रख के देखें और अगर वो कट पिट के वापस सेम आ गया तो पीरियोडिक हो गया। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस है ऑफ कोर्स। हम ये नहीं बोल सकते ये हो तो ऐसा होगा, इस तरह का फंक्शन हो तो पीरियोडिक होगा, इस तरह से नहीं बोल सकते, तो इन्फाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ लास्ट गिवन रूल। सम का मतलब क्या है, इन्फाइनाइट एक्सेप्शंस बना सकते हैं हम अपनी तरफ से ना। नोट 2, इफ T1 and T2 are fundamental period of f and g, then from rules we will get period which may or may not be fundamental period। ठीक है, the fundamental period will be less than or equals to obtained from rule। ठीक है, इसी के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझ में नहीं आएगी क्या चल रहा है, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 पाई। ठीक है, कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 पाई। अब देखो इसके हमने 2 कॉम्बिनेशन लिए, एक तो हमने ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और एक हमने ले लिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो जो भी हमने रूल बोला उसके हिसाब से 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 2 पाई होना चाहिए। तो इन दोनों के पीरियड्स 2 पाई होने चाहिए, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, दोनों के पीरियड 2 पाई ही है। बट अगर हम इनके फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे, फंडामेंटल पीरियड, तो इसका तो 2 पाई होगा बट इसका पाई हो जाएगा।
इसका पाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इसको एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं हाफ साइन 2x। तो अगर हम यहाँ से देखें ये यहाँ पे अब कौन सी चीज़ लग जाएगी? f ऑफ ax प्लस b वाली चीज़ लग जाएगी कि साइन x का पीरियड 2 पाई होता है और ax लिख दिया। तो ax लिखने में तो क्या होता था कि हमें मॉड a से डिवाइड करना पड़ता है, ax प्लस b लिखने में मॉड a से डिवाइड करना पड़ता है। तो जो 2 पाई है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया बोलने का। दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर मैंने इसमें x की जगह x प्लस पाई रखा तो ये साइन x प्लस पाई माइनस साइन x हो जाएगा, कॉस x प्लस पाई माइनस कॉस x हो जाएगा। बट प्रोडक्ट में क्या होगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस फंक्शन सेम आ गया, पाई रखने पे ही सेम आ गया, तो इसलिए पाई हो गया। यहाँ पे जो दोनों जगह से माइनस माइनस आया वो कैंसिल नहीं हुआ, वो तो पूरा माइनस आ गया बाहर, और बाहर आ गया तो फंक्शन चेंज हो गया, सेम नहीं आया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स जैसा नहीं आया, माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसलिए यहाँ पाई काम नहीं कर रहा है, यहाँ 2 पाई ही रहेगा। तो इसलिए फंडामेंटल पीरियड में हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो मतलब नोट 3 क्या है? टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड वी नीड टू ऑब्जर्व। मतलब केवल जो रूल्स हैं वो साथ नहीं देंगे, ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। और जो जैसे हमने बोला ना कि रूल में कौन गड़बड़ करेगा, तो मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पंगे करने होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ है। नोट 4 में मतलब इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, और कि अगर मॉड साइन एक्स है या मॉड कॉस एक्स है, या फिर साइन की इवन पावर है, ठीक है, ऐसी कॉस की इवन पावर है, और या सेक भी चल जाएगा, सेक एक्स का मॉड है या कोसेक का मॉड है, या फिर कोसेक की कोई इवन पावर है, मान लिया 40x, इन सब के लिए फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। क्यों? जैसे हमने साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2 पाई। पाई क्यों नहीं होता? क्योंकि x की जगह x प्लस पाई रखने पे माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, तो जो भी चीज़ उस माइनस को नलीफाई कर दे उसके लिए पीरियड पाई हो जाएगा। तो इवन पावर लेने से, मॉड लगाने से माइनस नलीफाई हो जाएगा। कौन सा माइनस नलीफाई हो जाएगा? पाई फंडामेंटल पीरियड है, ये चेक करने के लिए हम x की जगह x प्लस पाई रखेंगे, तब जो माइनस जनरेट होगा वो नलीफाई हो जाएगा। तो इसलिए इन सब के पीरियड कितने हैं, 2 पाई। तो इसी में सेकंड साइन एक्स की ऑड पावर हो गया 2k प्लस 1, या फिर कॉस एक्स की ऑड पावर हो गया 2k प्लस 1, बाकी सब की भी, मतलब सेक एक्स की भी ऑड पावर 2k प्लस 1 एंड कोसेक की भी, 2n प्लस 1 बोलो 2k प्लस 1 बोलो, एक ही बात। इन सब का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही रहेगा। थर्ड, tan में इवन पावर ले लो, ये ठीक है, भले ही ऑड पावर ले लो, भले ही मॉड लगा लो, ये ठीक है। सेम चीज़ कॉट में, कि कॉट एक्स में भले ही मॉड लगा लो, इन सब का पीरियड पाई ही रहेगा। मैं साइन में तो क्या है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, बट मॉड लगाने से आधा पीरियड रह गया, पाई रह गया। tan में ऐसा नहीं है, tan में मॉड लगाओ या ना लगाओ पाई ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ,
एक ये इंटरेस्टिंग है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब देखो मॉड साइन एक्स का भी हमने बताया पाई होगा, मॉड कॉस एक्स का भी पाई होगा। फंडामेंटल पीरियड दोनों का सम किया, दोनों का एक कॉम्बिनेशन आ गया, तो एफ प्लस जी का जो पीरियड होगा वो दोनों के फंडामेंटल पीरियड का एलसीएम होगा। तो पाई और पाई का एलसीएम कितना हो गया? पाई। तो मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का पीरियड पाई होगा, ये बात तो सही है, पीरियड पाई ही होगा। बट जो फंडामेंटल पीरियड है वो हमने क्या बोला कि पाई या पाई से छोटा भी हो सकता है, तो यहाँ पे वो छोटा ही होगा, पाई/2 होगा। और अगर मान लिया हमने लिखा होता मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स, तो उसका फंडामेंटल पीरियड जो है वो पाई ही रहेगा। तो यहाँ माइनस लगाने में तो पाई रहा, प्लस लगाने पे पाई/2 हो गया। अब ऐसा बोलने पे कुछ बच्चों को लग रहा हो यार ये क्या चल रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये ठीक है। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब अच्छी तरह आनी चाहिए, फॉर्मूले अच्छी तरह आनी चाहिए। इसका पाई/2 क्यों हो गया? क्योंकि रूल से तो इसका पाई निकल के आया पीरियड, तो जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई या पाई से छोटा होगा, ये पक्की बात है। पहले वाले केस में पाई से छोटा क्यों हो गया? क्योंकि अगर मैंने x की जगह x प्लस पाई/2 रखा तो ये दोनों टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो मॉड कॉस प्लस मॉड साइन बन जाएगा। अब मॉड कॉस प्लस मॉड साइन बन जाएगा तो उसको हमने जब वापस सीधा किया तो सेम फंक्शन आ गया, तो पाई/2 पे ही चेंज हो गया। सेकंड वाले केस में गड़बड़ क्या हो जाएगा? अगर मैंने x की जगह x प्लस पाई/2 रख के चेक किया तो पहली बार तो ये पलट गया, उसको मैंने फिर सीधा किया। अब जब तुमने सीधा किया तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया इस बार, तो फंक्शन सेम नहीं आया, साथ में एक माइनस भी आया, तो इसलिए पाई/2 नहीं हुआ, वो पाई ही रहेगा। तो ये तो हमने इसलिए लिखाया कि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ हो गए, स्पेशली ये वाली चीज़ ना, तो इसको अलग से ध्यान रखा, ठीक है। और मतलब ये नोट लिखे थे, नोट 2, नोट 3, नोट 4, नोट 5 में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर f(x) का पीरियड t1 है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड कितना हो जाएगा? t1 अपॉन मॉड a, ठीक है। और f में x प्लस b जोड़ो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लो, या फिर रूट ले लो, या फिर रेसिप्रोकल ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पीरियड कितना रहेगा? t1, ये ठीक है। f(x) प्लस माइनस gx हो जाए, या f इंटू जी हो जाए, या f अपॉन जी हो जाए, तो एलसीएम रूल लगेगा, ठीक है। फिर अगर f के अंदर gx आ जाए और ये पीरियडिक हो विद पीरियड मान लिया t, तो ये पूरा फंक्शन पीरियडिक हो जाएगा विद पीरियड t, ठीक है। अगर f ऑफ gx लिखा है, मतलब इस f की बात नहीं करें, और ये पीरियडिक है, ठीक है, तो ये क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं? 3 आ सकती हैं कि एक तो gx लीनियर हो जाए ax प्लस b, तब तो आ जाएगा, इसका पीरियड मान लिया t है, तब तो आ जाएगा t अपॉन मॉड a, वो तो यही वाली चीज़ होगी, ax प्लस b t अपॉन मॉड a। दूसरा क्या हो सकता है कि gx खुद पीरियडिक हो जाए और उसका पीरियड t1 हो जाए, तो फिर आंसर t1 आ जाएगा। जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसका जो पीरियड होता है वही पूरे फंक्शन का पीरियड होता है, वो भी यहाँ कवर हो गया। तीसरा, अगर gx नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियडिक हो जाए तो फिर ये नॉन पीरियडिक हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखें ना नॉन पीरियडिक, उसका मतलब क्या होता है? नॉट पीरियडिक, ऑफ कोर्स। एंड ये तो मतलब टुच्ची बात है, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें क्या बताने वाली बात थी? बताने वाली बात ये है, अपीरियडिक का मतलब भी क्या होता है? नॉन पीरियडिक, इट इज़ नॉट पीरियडिक। अब देखो हम जितने भी एग्जाम्पल करेंगे
उसमें जैसे मैंने कुछ आंसर बताया, अब तुम बोलोगे कि ये आंसर कैसे आया, ये ठीक है, मेरा तो रूल से ये आ रहा है, मेरे हिसाब से तो इतना आना चाहिए। तो उसका सीधा सीधा सा आंसर क्या है कि जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो रख के देखो, उसमें उसको चेक करके देखो, उसमें x+t, मतलब अगर मैंने आंसर मान लिया बताया कि 4 आएगा, तो तुम x की जगह x+4 रख के देखो उस पूरे फंक्शन में। अगर कट पिट के वो सेम आ गया, कट पिट के अगर वो सेम आ जाए तो मेरा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत कहाँ पे हो रहा होगा, मतलब ऐसी चीज़ें कहाँ पे आ रही होंगी कि जो तुम्हारा आंसर है तुमने रूल से निकाला, तुम्हारा मान लिया 8 आ गया और मैंने बताया कि 4 है, तो 4 क्यों है, क्योंकि वो कुछ इसी तरह के एक्सेप्शंस लग रहे होंगे, टर्म्स आपस में कन्वर्ट हो रहा होगा एक दूसरे में, और पीरियड, फंडामेंटल पीरियड घट गया होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बोला कि फंडामेंटल पीरियड निकालना इज़ टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये ठीक है, मतलब हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसका और कोई इलाज नहीं। कुछ कुछ बुक्स में यू विल फाइंड कि वो इस तरह के रूल लिख देंगे कि अगर जैसे मॉड साइन प्लस मॉड कॉस था, उस पर वो बोल देंगे कि अगर मॉड लगा दें तो पीरियड आधा कर दो। ये बिल्कुल बकवास है, उन सभी के तुरंत एक्सेप्शन बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें याद ना करें, ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह ये सब आने चाहिए अच्छी तरह। तो अब हम फाइनली एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट sin square x, सेकेंड sin x का मॉड, थर्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, फोर्थ 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिफ्थ fractional part of x plus sin x, 9 तो फंडामेंटल पीरियड निकालना है तो व्हाट यू कैन डू, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पॉज करके सबके आंसर लिखे और फिर मैच करके देखा। तो आई एम गोइंग अहेड और मैं एक्सप्लेनेशन साथ में बोलता जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई
क्योंकि इवन पावर है। मॉड साइन का पीरियड पाई इवन पावर है। 3x में यहाँ पे 3 जो है वो किसकी तरह काम करेगा, कोफिशिएंट की तरह। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता, इसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ax प्लस b वाली चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या है, ये 3 टाइम्स fx लिखा हुआ है। fx जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, वो पीरियडिक है, तो इस 3 का कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड विल रिमेन 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/7, तो अगर x में हमने 1/7 ऐड किया तो 1/7 ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ तो 1/7 से लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ तो उतनी रहेगी 1। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट 1/7, अगर इसको मैं सेपरेट कर दूं तो ये ऐसे आ जाएगा 1/7x प्लस 1/7। तो वो जो x का कोफिशिएंट है 1/7 वो बेसिकली a की तरह काम करेगा, इसलिए इसका पीरियड कितना हो गया 1/1/7 ऐसे होता है ना, t अपॉन मॉड a, तो a 1/7 है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 7। इसमें साइन का पीरियड 2π होता है, x की जगह x प्लस 7 किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ इधर उधर शिफ्ट होगा। 5 मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन की वैल्यू में 5 मल्टीप्लाई किया है, उससे क्या होगा, y एक्सिस का स्केलिंग चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 8 किया तो इस पूरी वैल्यू में 8 ऐड किया है, तो पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो जो साइकिल का लेंथ था x एक्सिस पे वो तो अभी भी उतना ही रहेगा। तो 5, 7, 8 का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन 2π। ठीक है, इसमें इसका पीरियड 1 है, इसका पीरियड 2π है, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, तो दोनों का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, इट विल नॉट बी पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, साइन मॉड एक्स, ये ठीक है, दिस विल बी नॉन पीरियोडिक। क्यों, ग्राफ से बता सकते हैं, जो इसका ग्राफ आएगा साइन मॉड एक्स का वो ऐसे आएगा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे हो गया, एक्स की जगह मॉड करने पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हटाओ और फिर ऐसे ही ग्राफ इधर बना दिया। अब ये ग्राफ पीरियोडिक नहीं है, क्यों पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि इतना जो पोर्शन है इट विल नेवर रिपीट, ये वाला पोर्शन कभी नहीं आएगा, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। तो अगर ग्राफ अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रहा है तो पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकता। मॉड 10x का हमने क्या बताया, मॉड लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाई ही रहेगा। ये ax प्लस b में a की वैल्यू 3 है, इसलिए 2π/3। 10πx, 10 का पीरियड पाई होता है और ax प्लस b वाली चीज़ लगेगी, तो a भी पाई है, तो आंसर कितना हो जाएगा, π/1। cot πx, cot πx में भी π/1, इसका पीरियड भी 1, इसका पीरियड भी 1, तो 1 और 1 का एलसीएम 1, इस बार आ जाएगा, इस बार आ गया ये। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन साइन 4πx, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/4π बराबर हाफ, इसका पीरियड 1, 1 और हाफ का एलसीएम 1। साइन x³ नॉन पीरियोडिक, क्यों नॉन पीरियोडिक, साइन जो बाहर लिखा हुआ है, बाहर जो लिखा हुआ है साइन x वो पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड 2π है। जो अंदर फंक्शन है साइन के अंदर जो आया वो नॉन पीरियोडिक और नॉन लीनियर फंक्शन है, इसलिए नॉन पीरियोडिक। तो इसका रीज़न क्या हो गया, ये क्या है, नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ, इसलिए x प्लस साइन एक्स में ये जो x है ये पीरियोडिक ही नहीं है, अगर पीरियोडिक ही नहीं है तो नॉन पीरियोडिक। ये पीरियोडिक नहीं है, ये भले ही पीरियोडिक फंक्शन है 2π से, बट x की वैल्यू तो लगातार बढ़ती चली जाएगी। ln x कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो इसलिए नॉन पीरियोडिक। तो ये 17 एग्जाम्पल हो गए, अब और चलते हैं। 18 साइन 2x प्लस 3 प्लस कॉस 5x
अपॉन 6, 19 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x, 20th tan ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 21st e raised to power cos x, 22nd cos of e raised to power x, 23rd 2 mod sin x plus 3 mod cos x, 24th cos mod x, 25 sin square x plus cos square x। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। इसमें साइन की पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2/3, ठीक है, मतलब 3 पाई, और कॉस का पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 5/6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 पाई। तो जब एलसीएम लिया 3 पाई का एंड 12 पाई/5, तो 3 पाई अपॉन 1 लिख लिया। तो 3 पाई और 12 पाई न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का HCF 1, तो इसलिए कितना आ जाएगा 12 पाई। अब 12 पाई को जो दोनों के पीरियड हैं उससे डिवाइड करके देखो, इंटीजर आना चाहिए क्योंकि एलसीएम यूज़ किया है। इसमें क्या है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, 10x भी पीरियोडिक है। फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 1, 10x पीरियोडिक होगा विद पीरियड पाई। बट बाहर वाला फंक्शन जो है उसका मतलब अगर f ऑफ gx लिखा है तो जो अंदर वाला फंक्शन है अगर वो पीरियोडिक है तो बाहर वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है। 10x का पीरियड कितना होता है, पाई, तो ये आंसर पाई। यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट और tan जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे रोल रिवर्स हो गया, tan बाहर आ गया, अंदर फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये पीरियोडिक है एंड इसका पीरियड 1 है, तो बाहर कुछ भी हो यही डिसाइड करेगा, 1 हो गया। e रेज टू पावर cos x में e तो नॉन पीरियोडिक होता है, बट जो अंदर फंक्शन है cos x वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड 2 पाई है, तो इस पूरे का फंक्शन का पीरियड 2 पाई रहेगा। cos ऑफ e रेज टू पावर x में e रेज टू पावर x तो पीरियोडिक नहीं होता, cos पीरियोडिक होता है, तो ये बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है। अगर बाहर वाला पीरियोडिक है तो उसके अंदर जो है वो नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक हो गया, तो ये देखो ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई। देखो अगर केवल मॉड साइन प्लस मॉड कॉस लिखा होता तो उसका तो हमने क्या बताया था, पीरियड पाई/2 होगा, क्योंकि x की जगह x प्लस पाई/2 रखने में वो टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, आंसर पाई ही रहेगा, क्योंकि अगर x की जगह मैंने x प्लस पाई/2 रखा तो टर्म्स इंटरचेंज हो गए बट कोफिशिएंट चेंज हो गए। मतलब अभी तो साइन के साथ 2 आ रहा है, अगर हमने x की जगह x प्लस पाई/2 रखा तो साइन के साथ 3 आ जाएगा, तो फंक्शन ही चेंज हो गया। फंक्शन चेंज हो गया तो जो ओरिजिनल है वो पाई ही रहेगा। अच्छा, कॉस मॉड x जो है वो कॉस x ही होगा, क्योंकि मॉड को हटाओगे तो अगर x पॉजिटिव होगा तो x ही रहेगा, x अगर नेगेटिव होगा तो माइनस रहेगा, अगर माइनस भी आएगा तो भी कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, तो उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई ही रहेगा। देखो साइन स्क्वायर का वैसे पीरियड पाई होगा, इसका भी पाई होगा, तो एलसीएम रूल से तो पाई और पाई का एलसीएम कितना होगा, पाई, बट हमें ये पता है कि ये 1 भी होता है, तो इसका जो पीरियड है वो इनडिटर्मिनेट है। इट इज़ इनडिटर्मिनेट, सही है। इनडिटर्मिनेट और नॉन पीरियोडिक में क्या अंतर है कि ये पीरियोडिक ही नहीं है, इसका ग्राफ ऐसे क्या बोलते हैं, बार बार रिपीट नहीं करेगा, सेम ग्राफ रिपीट नहीं करेगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि ये पीरियोडिक तो है, सेम ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, बट वो जो मिनिमम लेंथ है वो एडजस्ट नहीं करता है। तो मिनिमम लेंथ एडजस्ट नहीं करता है, उसका मतलब क्या है कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देके फिर हम फंसा सकते हैं,
कहाँ फंसा सकते हैं, जैसे 26, मान लिया मैं बोलूँ कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड बताओ। तो ये जो बच्चा कर लेता है वो इसमें भी क्या बोलेगा कि आंसर क्या है, इनडिटर्मिनेट, बट यहाँ गच्चा खा गए। इसमें क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 1, ये ठीक है, बट साइन और कॉस का डोमेन तो आर है, उसका मतलब क्या है, दिस इज ऑलवेज 1। तो अगर मैं y बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का ग्राफ खींचूँ तो वो तो ऐसे लाइन आ जाएगी y बराबर 1, ठीक है। बट यहाँ पे x शुड नॉट बी π/2 का ऑड मल्टीपल। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम ग्राफ खींचें y इज इक्वस टू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का ग्राफ खींचें, ठीक है, तो ये भी 1 के बराबर आएगा। बट उसमें क्या है कि जो π/2 के ऑड मल्टीपल होंगे वहाँ हमें ऐसे ओपन सर्कल लगाना पड़ेगा। तो ये π/2 हो गया, फिर आगे ये 3π/2 हो गया, फिर ये माइनस π/2 हो गया, ठीक है। ऑरिजिन y एक्सिस 1, अब ये ऐसे चलता जाएगा दोनों साइड में। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, क्या चीज़ रिपीट कर रही है, ये वाली चीज़ रिपीट कर रही है, और इसका लेंथ कितना है, पाई। तो इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। 26 ये हो गया। 27 में अगर मान लिया मैंने लिखा साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो अगर मैं इस साइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो अंदर फंक्शन लिखा है एक्स प्लस साइन एक्स वो पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस साइन एक्स जो है वो ना तो लीनियर है क्योंकि साइन एक्स जुड़ा हुआ है, और ना वो पीरियोडिक है। तो रूल के हिसाब से अगर बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है एंड अंदर वाला फंक्शन नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक है तो ये पूरा फंक्शन नॉन पीरियोडिक होना चाहिए। बट यहाँ ये 2 पाई से पीरियोडिक हो जाएगा। और 2 पाई से पीरियोडिक क्यों हो गया, क्योंकि देखो x की जगह अगर मैंने x प्लस 2 पाई रखा तो यहाँ पे x प्लस 2 पाई आएगा, वो 2 पाई गायब इस साइन की वजह से, क्योंकि साइन x प्लस 2 पाई साइन x हो जाएगा। इस x की जगह भी x प्लस 2 पाई रखेंगे तो वो 2 पाई इस साइन की वजह से गायब हो जाएगा। तो बाई चांस इसमें क्या हुआ कि वापस सेम फंक्शन आ गया, सेम फंक्शन आ गया, इसलिए 2 पाई हो गया, इसलिए पीरियड 2 पाई हो गया, ठीक है। और चलो देख लो, मान लिया tan आ जाए π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x GIF। अब थ्योरेटिकली तो ये भी नॉन लीनियर और नॉन पीरियोडिक है, सही है। बट इसमें क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये हमेशा इंटीजर ही देगा। तो इंटीजर देगा तो क्या होगा, वो इंटीजर या तो ऑड होगा या इवन होगा। अगर ये इंटीजर ऑड हुआ तब तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया, tan डिफाइन ही नहीं होगा। अगर ये इंटीजर इवन हुआ तो इवन में क्या होगा, 2 के टाइप होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई का मल्टीपल बन जाएगा। पाई का मल्टीपल बन जाएगा तो वैल्यू 0 आएगी। तो अगर हम y इज इक्वल टू tan π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाएं तो उसमें क्या होगा, y एक्सिस ऑरिजिन x एक्सिस। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन होगा तो जैसे अगर मैं x को 0 से 1 के बीच में ले जाऊं तो ये 0 ही होगा, तो tan 0 0 होगा, तो यहाँ पे ग्राफ ये हो जाएगा 0, ठीक है। बट जैसे ही मैंने 1 रखा ये π/2 हो गया, अनडिफाइन हो गया, तो ये 1 पे अनडिफाइन हो गया, और 1 से लेके 2 तक अनडिफाइन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x लो 1 और 2 के बीच में उसका इंटीग्रल पार्ट 1 आएगा जिसके लिए ये अनडिफाइन आएगा, फिर 2 to 3 के बीच में ये डिफाइन हो जाएगा, फिर ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा इसका।
तो अगर मैं बोलूँ कि ये ग्राफ है, ऐसे इन्फानाइट इधर आएगा इधर आएगा। अगर मैं बोलूँ ये ग्राफ है तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि इतनी लेंथ जो है वो रिपीट कर रही है, इसको उठा के आगे रखेंगे तब ग्राफ बनता चला जाएगा। तो इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होना चाहिए, 2। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हमें ऑब्जर्व करने ही पड़ेंगे।